हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी से खासकर प्लांट मॉर्फोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो खासकर बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023, साथ ही बिहार दरोगा, एसआई, एनटीपीसी, सीजीएल, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों चैनल अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी से सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। और सेकेंड वीडियो में यही उम्मीद है दोस्तों कि इसमें जो भी अगर प्रश्न आएंगे खासकर बीपीएससी शिक्षक वाली 2023 में, तो इससे कहीं एक भी क्वेश्चन आपको जो है छूटने वाला नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो हम बना चुके हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का, ये सेकेंड वीडियो है। तो आप लोग जो है दोनों वीडियो अच्छे से जो है ना कवर कर लीजिए, और आपका एक एक क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पत्ता गोभी। दोस्तों पत्ता जो गोभी है खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? ऑप्शन नंबर ए तना में, ऑप्शन नंबर बी फल में, ऑप्शन नंबर सी जड़ में, ऑप्शन नंबर डी पतिया में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, यानी पतिया में। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? पतिया में। तो जो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का जो संग्रह करता है वो पतिया में करता है। दोस्तों आप लोग भी पत्ता गोभी खाते होंगे, है ना। तो आप लोग याद भी होगा आप लोग का कि पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पतिया में, क्योंकि पत्ता गोभी जो सब्जी बनता है वो पतिया का ही बनता है ना। तो चलिए दोस्तों, हरा साग सब्जी वैसे भी जो है ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आप लोग मालूम होगा, आलू जो होता है ना, आलू जो होते हैं वो भूमिगत तना होता है, क्योंकि आप लोग आलू का जो है ना तना खाते हैं, है ना। तो दोस्तों देखेंगे कि आलू जो है भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्ककंद, ऑप्शन नंबर बी घन कंद, ऑप्शन नंबर सी प्रकंद, ऑप्शन नंबर डी कंद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कंद। याद कीजिए दोस्तों, है ना, कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है। तो आलू जो होता है दोस्तों वो भूमिगत जो है ना रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्याज का बल्ब, ऑप्शन नंबर बी है अरबी का घन कंद, ऑप्शन नंबर सी है शकरकंद का कंद, ऑप्शन नंबर डी है आलू का कंद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी शकरकंद का कंद, है ना। दोस्तों याद कीजिए कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का जो कंद होता है वो तने का रूपांतरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में कौन सा तना है? दोस्तों बताइए आप लोग, निम्न में कौन सा तना है? निम्न में कौन सा तना है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं सलजम, ऑप्शन नंबर बी है अदरक, ऑप्शन नंबर सी है गाजर, ऑप्शन नंबर डी है शकरकंद। इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अदरक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अदरक। निम्न में कौन सा तना है? तो अदरक जो है ना वो भी एक तना है ना दोस्तों। याद कीजिए, जिस तरह से आलू एक तना है उसी प्रकार अदरक भी एक तना है। तो निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक एक तना है। याद कीजिए, आप लोग अदरक का जो खाते हैं, है ना, वो तना खाते हैं दोस्तों। चाहे कोई भी अच्छी चीज़ में, जैसे कि खाना के रूप में जो भी चीज़ में आप लोग मिलावट के रूप में जो लेते हैं, है ना, वो अदरक लेते हैं, तो वो तना के भाग ही जो है आप लोग लेने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए लहसुन, ऑप्शन नंबर बी है आलू, ऑप्शन नंबर सी है अदरक, ऑप्शन नंबर डी है जिमीकंद।
तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अदरक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अदरक। यानी इनमें कौन प्रकंद का उदाहरण है? तो अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। अदरक किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? तो ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी है शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी है नारियल, ऑप्शन नंबर डी है आलू। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आलू, है ना। तो आलू जो है एक रूपांतरित तना है ना दोस्तों। याद कीजिए कि आलू जो है, आलू क्या होता है? तो आलू जो होता है वो रूपांतरित तना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि आप लोग बताइए दोस्तों, अदरक तो तना है जड़ नहीं है, क्यों नहीं है? बताइए आप लोग, इसका सही जवाब कमेंट में लिखिए, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। और ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। याद कीजिए दोस्तों कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए, है ना दोस्तों। और आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों लुसेंट का हम एक एक क्वेश्चन जो है ना आपको कवर करवाएंगे, है ना, ऑल चैप्टर से, है ना। खासकर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, उसके बाद सोशल साइंस में आपका जितने भी जीएस है और जीके है, तो सोशल साइंस जीके जितने भी होगा, खासकर पॉलिटी में, है ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, है ना। उसी तरह से दोस्तों जो है हम ऑल क्वेश्चन आपको कवर जो है ना करवा देंगे। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट बढ़ाइए, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः जो है ना न्यूनीकृत होता है? निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जलोद्भिद, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे समोद्भिद, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऊपरी रोही, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे शुष्कोद्भिद। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी सही जवाब हो जाएगा। तो निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो शुष्कोद्भिद में जो है ना, शुष्कोद्भिद की पत्ती में दोस्तों देखिएगा कि पर्णदल दल जो होता है वो प्रायः न्यूनीकृत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी अनुपर्ण, ऑप्शन नंबर सी पत्ते, ऑप्शन नंबर डी कलियां। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पत्ते। क्या हो जाएगा? पत्ते इसका सही जवाब। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में जो शूल है वो पत्ते का रूपांतरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी पत्ता, ऑप्शन नंबर सी अन्नपूर्ण और ऑप्शन नंबर डी जो है पर्णवृंत। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्ता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ता। यानी घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से जो पत्ता का जो भाग होता है वो एक घट के रूप में जो है वो रूपांतरित होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग ये क्वेश्चन जो है ना बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग याद कीजिएगा, पुष्प मतलब फूल,
फूलों का अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? आप लोग जो फूल को बराबर जो हरदम जो है आप लोग पढ़ते हैं कि फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद भी होगा और अपना आंसर जो है वो कमेंट में लिखने का काम कीजिए। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एंथोलॉजी, है ना। और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी जो है फिनोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है पॉलिनोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। याद कीजिए, पुष्पों का अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग कि ऐसा कौन सा पौधा है ना, जिनमें कभी पुष्प नहीं बनता है। यहाँ पर वे नहीं कह रहा है दोस्तों, कहता है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, यानी ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते यानी फूल नहीं बनता है, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्किडिस, ऑप्शन नंबर ए आर्किडिस, ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगैम्स और ऑप्शन नंबर डी जो है एंजियोस्पर्म। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी क्रिप्टोगैम्स। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टोगैम्स। यानी वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। दोस्तों बताइए आप लोग पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? पूर्ण मतलब कि जो है ना दोस्तों, यानी पूरा खुला हुआ, यानी पूरा जो है पुष्प मतलब खुला हुआ जो पुष्प होता है ना, जो पूरा खिल जाता है, तो पूर्ण पुष्प जो हो उस वही को हम लोग कहते हैं कि पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे पुमांग एवं जयांक, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे बाह्यदल एवं दल, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे सभी चारों चक्र, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों दल पुमंग एवं जयांग। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो याद कीजिए आप लोग सभी, है ना, चारों चक्र हो जाएगा। नहीं पूर्ण पुष्प में क्या पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? तो पूर्ण पुष्प में जो है सभी चारों चक्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, पुष्प के जनन चक्र है। आप लोग बताइए कि पुष्प के जनन चक्र क्या है? पुष्प के जनन चक्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पुमंग एवं जयांग, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दलपुंज एवं पुमंग, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे बाह्य दलपुंज एवं जयांग। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पुमंग एवं जयांग, है ना दोस्तों। यानी पुष्प के जनन चक्र कौन सा है? तो पुष्प जो जनन चक्र है वो पुमंग एवं जयांग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं उनमें केवल अंडप होता है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं उनमें पुंकेश्वर और अंडप दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं उनमें केवल पुंकेश्वर होता है, और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं उनमें या तो पुंकेश्वर या अंडप होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। याद कीजिए दोस्तों, निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी फूलों के बारे में जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी उनमें पुंकेश्वर और अंडप दोनों होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार लिखने का कारण क्या है? कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार लिखने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों प्रकाश अवधि, ऑप्शन नंबर बी है अदीप्त अवधि, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरिजन शराब, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी फ्लोरिजन प्रभाव। फ्लोरिजन शराब जो है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का यही कारण है कि फ्लोरिजन शराब के कारण जो है वो 12 वर्ष में एक बार खिलने का काम करता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, संसार का सबसे छोटा पुष्प, इन दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। आप लोग याद भी कीजिए, आप लोग हरदम दोस्तों, है ना, कि आप लोग छोटे बच्चे के जब थे तो आप लोग जो है ना बराबर सामान्य ज्ञान में, है ना, आप लोग याद करते होंगे कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ना। तो यही क्वेश्चन आपका आया गया है दोस्तों कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं रैफलेसिया, ऑप्शन नंबर बी है कमल, ऑप्शन नंबर सी है गुलाब, ऑप्शन नंबर डी है बुल्फिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बुल्फिया। क्या हो जाएगा, बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। याद कीजिए दोस्तों, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्फिया है संसार का सबसे छोटा पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों, फूल गोभी में पौधे का जो उपयोगी भाग है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, भूमिगत डंक, है ना। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं जड़, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं पत्ते, और ऑप्शन नंबर डी जो है ताज़ा पुष्प समूह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ताज़ा पुष्प समूह। क्या हो जाएगा दोस्तों, ताज़ा ताज़ा पुष्प समूह इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो फूल गोभी में पौधे का जो उपयोगी भाग होता है वो ताज़ा समूह, ताज़ा पुष्प समूह होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसी तरह से बने रहिए, है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और इस बार जो भी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी है ना, उनको तक आप लोग ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको बायोलॉजी से प्लांट, है ना, मॉर्फोलॉजी का एक एक क्वेश्चन जो है उनको कवर हो जाए, और उनको एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में न जो है ना दोस्तों न छूटे। इसलिए आप लोग इसी तरह से बने रहिए और सबको जो है ना मोटिवेट कीजिए और वीडियो के शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, अब वो क्लियर करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। दोस्तों इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आप लोग पढ़े थे बुल्फिया, है ना। आज ये पढ़ेंगे कि बुल यानी विश्व का सबसे है ना बड़ा पुष्प कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, विश्व है, विश्व मतलब दोस्तों दुनिया, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कमल, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यमुखी, ऑप्शन नंबर सी है रफलेसिया, ऑप्शन नंबर डी जो है गलोरी लिली। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रफलेसिया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, रफलेसिया। संसार यानी दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रफलेसिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। जीवन चक्र की दृष्टि से दोस्तों आप लोग बात कीजिएगा, तो जीवन चक्र दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है ना। जैसे आप लोगों के शरीर का जो जैसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो कौन सा होता है ना, उसी प्रकार से आप लोग याद कीजिए कि जीवन चक्र दृष्टि से अगर बात करेंगे तो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों पुष्प, ऑप्शन नंबर बी है पत्ती, ऑप्शन नंबर सी है तना, ऑप्शन नंबर डी है जड़। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी पुष्प हो जाएगा, है ना। याद कीजिए दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है ना। परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पुष्पन, ऑप्शन नंबर बी जो है परागन, ऑप्शन नंबर सी है निषेचन, ऑप्शन नंबर डी है अंकुरन। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जी है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी परागण। चलिए याद कीजिए दोस्तों कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण जो कहलाता है वो परागण कहलाता है दोस्तों, कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, एनीमोफिली परागकण है, एनीमोफिली किसका परागकण है दोस्तों, या किसके द्वारा होता है आप लोग बताइए।
कि एनिमोजोफिली परागण वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जंतुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कीटों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जल द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, यानी वायु द्वारा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, वायु द्वारा। तो एनिमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, तो एनिमोफिली परागण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है ना दोस्तों। वायु मतलब हवा के द्वारा, आप लोग याद भी है ना कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंटेमोफिली परागण है, एंटेमोजोफिली परागण किसके द्वारा होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एनेमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, तो एनेमोफिली जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है ना। और हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एंटेमोजोफिली परागण है, एंटेमोफिली परागण है ना, एंटेमोफिली परागण वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जंतुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कीटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वायु के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी जो है जल के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कीटों के द्वारा। याद कीजिए, तो एंटोमोफिली जो परागण है वो कीटों के द्वारा होता है। एंटेमोफिली परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो एंटोमोफिली परागण कीटों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे चमगादड़। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ जो है दोस्तों आप लोग याद कीजिए, चमगादड़ द्वारा जो परागण है वो क्या कहलाता है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं एंटेमोफिली, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं एनीमोफिली, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ऑर्निथोफिली, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं चिरेप्टरोफिली। इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चिरेप्टरोफिली। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिरेप्टरोफिली, है ना। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो चमगादड़ द्वारा जो परागण है वो चिरेप्टरोफिली कहलाता है। यानी चौ से चमगादड़, चौ से चिरेप्टरोफिली, यानी ये भी ट्रिक है दोस्तों, याद कर लीजिए कि चौ से चमगादड़ होता है और चौ से जो है चिरेप्टरोफिली होता है। तो चमगादड़ों द्वारा जो परागण कहलाता है वो चिरेप्टरोफिली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जूफिली, है ना दोस्तों। जूफिली जो है वो किसके द्वारा परागण होता है, आप बताइए दोस्तों। कहने का मतलब ये है जूफिली परागण किसके द्वारा होता है, जूफिली परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जंतुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कीट द्वारा। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी जंतुओं द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जंतुओं द्वारा। तो जूफिली परागण किसके द्वारा होता है, तो जूफिली परागण जो होता है वो जंतुओं के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोगेमी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोफिली, ऑप्शन नंबर सी एनीमोफिली, ऑप्शन नंबर डी जो है एंटेमोफिली। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑर्निथोफिली, है ना। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों। जल द्वारा परागण जो होता है वो क्या कहलाता है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जूफिली, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर डी सी जो है एंटेमोफिली, ऑप्शन नंबर डी जो है एनीमोफिली। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोफिली। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों, तो हाइड्रोफिली कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका क्या होना चाहिए आंसर। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कैलिस्टोगेमी, ऑप्शन नंबर बी एलोगेमी, ऑप्शन नंबर सी
ऑटोगेमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कैलेस्टोगेमी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कैलेस्टोगेमी। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो कैलेस्टोगेमी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि किसके कारण होता है दोस्तों बताइए? नर संतान का निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है दुर्बल संतान, ऑप्शन नंबर सी अच्छी संतान, ऑप्शन नंबर डी बीजों का निर्माण। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अच्छी संतान। क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छी संतान। पर यानी पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसका कारण है अच्छी संतान के कारण। चलिए, तो पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि अच्छी संतान के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आप बढ़ती काग्र, बढ़ती काग्र दोस्तों अंग्रेजी में स्टाइल बोलते हैं, है ना। तो बढ़ती काग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। बताइए दोस्तों, बढ़ती काग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों। बढ़ती काग्र खुरदरा एवं चिपचिपा जो होता है वो किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जल परागित पुष्पों में। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कीट परागित पुष्पों में। ऑप्शन नंबर सी है वायु परागित पुष्पों में। ऑप्शन नंबर डी है सभी प्रकार के पुष्पों में। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, है ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कीट परागित पुष्पों में। क्या हो जाएगा दोस्तों? कीट परागित पुष्पों में। यानी बढ़ती काग्र सदैव खुरदरा एवं जो चिपचिपा होता है वो किस में होता है? तो कीट परागित पुष्पों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, यानी घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग बताइए, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जूफिली, ऑप्शन नंबर बी एंटेमोफिली, ऑप्शन नंबर सी चिरेप्टरोफिली, ऑप्शन नंबर डी जो है मेलोकोफिली। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मेलेकोफिली। घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों? तो घोंघे द्वारा जो परागण मेलेकोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होता है दोस्तों, कि आप लोग भी याद कीजिए, है ना, कि आप लोग कभी कभी जो है ना सुगंधित जो फूल होता है आप लोग उसको जो है ना ज़्यादा आप लोग यूज करने में जो लाते हैं। तो सुगंधित पुष्पों में जो परागण किसके द्वारा होता है, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे जल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कीट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे पक्षी के द्वारा। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा ना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कीट द्वारा, है ना दोस्तों। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागण कीट के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना। परागण है, परागण दोस्तों क्या है बताइए आप लोग, परागण क्या है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं परागण क्या है। परागण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण विकसित भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी है अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद, ऑप्शन नंबर सी है बीजाणु मातृकोशिका, ऑप्शन नंबर डी है एक नर शुक्राणु कोशिका। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, यानी परागण जो होता है वो अपूर्ण विकसित नर युग्मद भेद होता है, नर युग्मद भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रारूपिक पुष्प में, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागण, है ना, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागण क्या दर्शाता है दोस्तों? आप लोग बताइए। किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के कोई भाग से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है, तो उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय, स्त्री केसर, वर्तिका। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय,
है ना, यानी किसी प्रारूपी पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के कोई भी भाग से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को हमको चूज करना है दोस्तों, चुनना है जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाने का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जो है ये संयोजन नलिका को, है ना, दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। आप पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। पौधा भ्रूण का बनना, परागकण निषेचन, युग्मज का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण का बनना, पौधा, परागकण, है ना, निषेचन, युग्मज का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी है परागकण, निषेचन, युग्मज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा। ऑप्शन नंबर डी है पौधा, भ्रूण का बनना, युग्मज का विभाजन, परागकण, निषेचन। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी परागकण, निषेचन, युग्मज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा। यानी पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का जो अनुक्रम होता है वो पहले परागकण होता है, उसके बाद निषेचन, उसके बाद युग्मज का विभाजन, उसके बाद भ्रूण का बनना, उसके बाद पौधा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं रेशा, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी डी जो है वर्तिका। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडाशय। याद कीजिए मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत।